नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको जीएस पढ़ा रहा था और ये जो जीएस है ये आपके लिए जो बिहार के एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे एईडीओ का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी 72 हो, दरोगा का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी में जो होता है या टीआरई का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर जो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, जहाँ कहीं भी जीएस पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने जो हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, इस पे जो बिहार स्पेशल की क्लासेस होती है, उसको क्रमबद्ध तरीके से आपको पढ़ा दिया है। उसकी पीडीएफ दे दी है, प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग लगातार उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस चैनल पे फिर मैं आगे की जो मतलब एग्ज़ाम है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जीएस पढ़ाना शुरू किया। तो मैंने 2 सब्जेक्ट उठा के शुरू किए। एक तो जो मॉडर्न इंडिया है, उसको पढ़ाना शुरू किया, दूसरा है बायोलॉजी। तो इन्हीं को मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको कवर करवा रहा था और उधर मैंने बिहार स्पेशल का पढ़ा ही दिया। बिहार का जो करंट होता है, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, बजट होता है, जो भी बिहार पीसीएस के पीवाईक्यू या बिहार के एग्जाम के पीवाईक्यू होते हैं, उनको करवा दिया। और भी जो चीज़ें होती हैं, उनको आगे भी आने वाले टाइम पे करवाता रहूँगा। तो बायोलॉजी की जो हमारी 4-5 क्लासेस हुई है, उसमें हमने जो पहला चैप्टर हमारा होता है, किसी भी मतलब कि कहीं भी आप पढ़ें तो पहले चैप्टर यही पढ़ाया जाता है कि उसकी बेसिक यूनिट जो सेल होती है, उसी के विषय में सारी जानकारी आपको दी जाती है, ठीक है? तो सेल के विषय में मैंने आपको सारी जानकारी दी, सम कंप्लीट नॉलेज, मतलब कि उसके बाद आपका सेल से जुड़ा हुआ, कोशिका से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल बचेगा नहीं, आप कहीं भी उसमें फंसेंगे नहीं, ठीक है? देखो, मैं जो ये पढ़ाता हूँ, इसकी पीडीएफ भी देता हूँ और पीडीएफ में मैंने कितना सारा मार्जिन रखा है, जिससे आपको 20 कॉपी बनाने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही कॉपी में आपका काम हो जाए और जो लास्ट टाइम में रिवीजन वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ पे आपको ये भरोसा हो कि मेरी कॉपी में चीज़ें पूरी हैं और इनको अगर रिवाइज़ करके मैं जाऊँगी या जाऊँगा तो मैं एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म करूँगा, ये कॉन्फिडेंस होता है, अगर चीज़ें व्यवस्थित ढंग से आपका नोट्स बना होता है तो। सबसे इम्पोर्टेंट काम है नोट्स बनाना, जिनका नोट्स अधूरा रहता है, उनकी तैयारी हमेशा अधूरी ही रहती है, ठीक है? तो हमने सेल के विषय में जान लिया। उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर होता है सेल से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि सेल में हम जो न्यूक्लियस पढ़ते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो डीएनए ही जो आनुवंशिकी से जुड़ा होता है, आनुवंशिकी की जो मतलब की इकाई होती है, वो डीएनए ही तो होती है। मतलब कि एक व्यक्ति जो अपनी पीढ़ी से ही जुड़ा हुआ होता है, वो कैसे जुड़ा होता है कि मतलब कि उसकी जो संरचना है अपने माँ-बाप से, इनसे कैसे जुड़ी हुई होती है। तो यही सारी जो हम चीज़ें इस जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद एक चैप्टर होगा कोशिका विभाजन का और यहाँ से सेल और जेनेटिक्स पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम टिश्यू में जाएँगे, उसके बाद आगे की चीज़ें। बायोलॉजी पूरी तरीके से इस चैनल पे आपको करवाई जाएगी, कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। उसके बाद भी अगर कोई सवाल आपका छूटता है या मुझे समझ में आता है कि भाई मैंने ये चीज़ें नहीं करवाई हैं या ये फैक्ट अपने नोट्स में नहीं डाला है, तो उनको भी नोट्स बना के मैं 1-2 क्लासेस लेके जहाँ तक होगा सब कुछ कवर करवा दूँगा। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो चलिए आज शुरू करते हैं हम जेनेटिक्स वाला चैप्टर। देखो, जेनेटिक्स जो है इसका हिंदी होता है आनुवांशिकता। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें ये पढ़ते हैं कि जो हमारी आनुवांशिकता होती है या वेरिएशन जो आता है, जो वही जैव विकास का कारण होता है कि मैं अपने माँ-बाप से एकदम 100% कॉपी नहीं होता है। कुछ जो वेरिएशन आता है उन्हीं की वजह से जैव विकास होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होता रहता है। तो वो वेरिएशन क्या होते हैं, उन्हीं को हमको समझना होता है, ठीक है? तो देखो, जीन की सबसे पहली संकल्पना जो है जेनेटिक्स की, आनुवंशिकता की, भारतीय जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चरक, एक संत थे भारतीय, उन्होंने दी थी। लेकिन बस हमको ये पढ़ना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको जो मॉडर्न तरीके की जो मतलब कि पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, वही पढ़ना है। तो हमको इनके विषय में ज़्यादा नहीं जानना है, क्योंकि मतलब कि मान्य चीज़ें जो हैं, वो दूसरे जगह से हैं, जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं। लेकिन आपको बस ये याद रखना चाहिए कि जेनेटिक्स का आइडिया किसने दिया? अगर ऑप्शन में चरक आता है ना, तो वही मारना है, ठीक है? तो आपको ये दिमाग में रखना है। जेनेटिक्स होती क्या है? जेनेटिक्स होती है मतलब कि हमारे जो हम किस तरीके से अपनी पुरानी पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, वो कौन-सी चीज़ें हैं जो हमको मतलब कि हम अपने माँ-बाप की कॉपी होते हैं या डिट्टो कॉपी नहीं होते, तो वो वेरिएशन कौन-सा हो जाता है, जो हेरिडिटी होती है या वेरिएशन होता है, इन्हीं सब से जो हमारा जैव विकास का क्रम चलता रहता है, उन्हीं सब के विषय में यहाँ पे पढ़ना होता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक जो है ऑस्ट्रियन संत थे, मॉन्क थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकता का कॉन्सेप्ट दिया, आनुवंशिकता का प्रयोग किया और इन्हों सब कुछ बताते चलूँगा आपको, स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आएगा। इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को इन्होंने सबसे पहले मतलब कि आनुवंशिकता के विषय में बताया। तो किसने बताया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और इन्होंने जो प्रयोग किया, इन्होंने एक मटर के पौधे पर प्रयोग किया। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पीसम सैटिवम। तो ये दिमाग में रखना। अब देखो, मटर के पौधे पर जब इन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग का क्या मतलब है कि इन्होंने कई तरीके के मटर के पौधे देखे कि मटर का कोई पौधा छोटा है,
कोई बड़ा है, कोई मतलब कि अलग तरीके की संरचना बड़ी है, किसी कोई बिचका टाइप का है, कोई बहुत फूला टाइप का है, ये सब संरचना क्यों है, कोई खुरदुरा है, कोई सॉफ्ट है, इस तरीके की संरचना जब है तो मटर का पौधा, तो ये इतना वेरिएशन क्यों है सब में। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि कोई ना कोई फैक्टर जरूर है इन सब मटर के पौधों में जो इनमें वेरिएशन लाता है, जो विविधता लाता है। तो इनके दिमाग में ये चीजें आई, तो इसीलिए उन्होंने ये जो कहा कि ये जो चेंज लाता है या दोनों एक मटर के पौधे एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, तो वो जो कारण है उसका कारण है फैक्टर। तो इन्होंने जीन शब्द नहीं दिया है, इन्होंने उस चीज को कहा फैक्टर। तो ये दिमाग में रखना है। आनुवंशिकता शब्द किसने दिया है, ये विलियम वाटसन ने दिया है, और जीन शब्द किसने दिया है, जॉनसन ने दिया है। बस इतना मोटे से मोटा मोटा दिमाग में रखो। अब आ जाओ फिर इसी पे ग्रेगर जॉन मेंडल पे, कि इन्होंने जो मटर के पौधे पर जो एक्सपेरिमेंट किया तो क्या क्या कहा इन्होंने मटर के पौधे के विषय में कि ये सब होता क्यों है। तो इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए। किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और इसी 3 नियम को लॉ ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ जेनेटिक्स। लॉ ऑफ जेनेटिक्स इन्हीं 3 नियमों को, आनुवंशिकता के नियम, यही 3 नियमों को कहा जाता है, जिसको ग्रेगर जॉनसन मेंडल द्वारा दिया गया। अब ये 3 नियम है क्या है, एक नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का नियम, और दूसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभ्युवन का नियम, और तीसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथकता या शुद्धता का नियम। अब इन्हीं 3 नियमों के माध्यम से इन्होंने ये बताया कि एक मटर का पौधा दूसरे मटर के पौधे से मतलब कि ये अलग क्यों हो जाता है, कोई पौधा बौना क्यों हो जाता है, कोई पौधा लंबा क्यों हो जाता है, कोई खुरदरा है, कोई मतलब कि सॉफ्ट तरीके का है, तो ये वेरिएशन उन सब पौधों में क्यों आता है या मटर के पौधों में क्यों आया, इन्होंने इस 3 नियम के माध्यम से समझाया। अब यही 3 नियम का उपयोग करके उन्होंने मटर के पौधे के विषय में सारी जानकारी हमको दी। उन्होंने क्या किया, एक लंबा पौधा लिया मटर का और एक बौना लिया। अब उन्होंने क्या किया कि लंबे पौधे के जो फैक्टर होते हैं, जो जीन होते हैं, उनको मतलब कि टी, कैपिटल टी से डिनोट किया, और जो छोटे हर उसमें दो दो मतलब कि पेयर में पाया जाता है, ठीक है। और जो बौना होता है उसको स्मॉल टी से डिनोट किया। मतलब है बौने और लंबे का मतलब सिर्फ इतना है कि वेरिएशन से, वेरिएशन को इन्होंने लंबा जो डोमिनेंट जो तरीके जीन होता है उसको कैपिटल टी दिया, और जो मतलब डोमिनेंट नहीं होता उसको स्मॉल दिया, कि और फिर ये लंबे और बौने पौधे दोनों को मिक्स मिलाया। देखो जो लंबा है इसको बोलते हैं होमोजाइगस टाल, क्योंकि ये एक सेम तरीके का, कैपिटल टी दोनों है। अगर ये इस तरीके का होता है तो हिट्रोजाइगस बोल देते हैं। अगर देखो ये स्मॉल है तो इसको भी स्मॉल दोनों है तो इसको भी होमोजाइगस ड्रॉप बोलेंगे। तो इन्होंने बस एक पौधे लिए मटर के, लंबे पौधे लिए और बौने पौधे लिए। अब ये क्या करेंगे, दोनों सेम तरीके के लिए एक ही गुण वाले को लिया, बहुत ज्यादा डिफरेंट गुण वाले को नहीं लिया। पहले देखो लंबा है और बौना है तो ये 2 गुण हो गए, इन्होंने पहले मतलब कि ये 2 गुण वाली चीजें बता रहा मैं। तो देखो लंबा है और बौना है, इसको क्या कहा इन्होंने, होमोजाइगस टॉल, समजातीय लंबा और समजातीय बौना, 2 तरीके के पौधे इन्होंने लिए और उसका क्रॉस करवाया कि किस तरीके की चीजें यहाँ पे संकर होके निकलेंगी, या जब मतलब कि हाइब्रिड करवाया जाएगा तो किस तरीके का मतलब कि निकलेगा। तो देखो जो कैपिटल टी है, जो लंबा पौधा है, और जो स्मॉल पौधा, दो दो हो गई। और इनमें जो प्रक्रिया होती है मियोसिस, जब कोशिका विभाजन होता है निषेचन के दौरान, मतलब गुण जो निषेचन होता है, पौधों में भी तो निषेचन होता है, तो जब निषेचन होता है तो उनके जो गुणसूत्र होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वो पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि ये जो मतलब कि गुणसूत्र कोशिका विभाजन के दौरान अलग अलग होंगे, तो अलग अलग होना कौन सा नियम हुआ है, सेग्रीगेशन का नियम हुआ ना इनका। तो इनका ये सेग्रीगेशन का नियम, लॉ पृथकता का नियम हो गया। और देखो अब उसके बाद ये क्या करे कि देखो जो होमोजाइगस टॉल है इससे 2 जीन अलग अलग हुए, एक कैपिटल टी दूसरा कैपिटल टी, और ये 2 जो बौने पौधे के जीन है और स्मॉल टी में ये अलग हो गए, और ये प्रक्रिया क्या कहलाई, मियोसिस, ठीक है। वो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है, वो हम लोग अच्छे से समझेंगे। अब इसमें से कॉम्बिनेशन बनाओ, एक टी से इसका टी, इस टी से इस ये टी, और ये टी से ये टी, ये टी से ये टी, इनसे कॉम्बिनेशन बनाओ, किस तरीके की कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी बनती है कि वो पौधा किस तरीके का होगा। इसी तरीके से सारी पॉसिबिलिटी जो संकर बीज होते हैं या जो 2 बीजों को मिला के बनाए जाते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। तो देखो इन चारों को मिलाओगे तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ये हो गया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ये हो गया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ये हो गया, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये 4, तो 4 तरीके कॉम्बिनेशन बना। अब देखो चारों में कैपिटल टी है, जहां भी कैपिटल टी होगा तो वो प्रभावी जीन हो जाएगा। उन्होंने इसको अपने से एज्यूम करके बताया कि मतलब कि कोई
प्रमाण नहीं था, लेकिन अज्यूम तरीके से बताया कि जो कैपिटल टी है उसको मैं प्रभावी जीन मानूंगा और जो स्मॉल टी है इसको रिसेसिव जीन मतलब कि अप्रभावी जीन मानूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने एज्यूम करके सारी चीजें बताई। अब देखो इस सब में कैपिटल टी है, अगर कोई देखो ये डबल टी है तो ये तो पक्का लंबा प्योर तरीके का लंबा पौधा है। अगर ये टी है तो इसमें मतलब कि मीडियम तरीके का लंबा पौधा है, लेकिन ये लंबा है क्योंकि डोमिनेंट जीन जो है इसमें टी है। और अगर दोनों टी है स्मॉल तो ये तो पक्का छोटा पौधा है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है। अब बताओ इसमें सारे पौधे किस तरीके के बनेंगे? तो इसमें सारे पौधे हो जाएंगे लंबे, क्योंकि इसमें कैपिटल टी सभ्य है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई लंबा व्यक्ति किसी मतलब कि छोटी हाइट की लड़की से या कोई छोटी हाइट की औरत हो, मतलब कि जो मेल हो छोटा हाइट का हो और औरत लंबी हो, तो किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी बन सकती है, सारे जो उसके बच्चे होंगे वो लंबे हो सकते हैं। तो देखो आपको इस तरीके से चीजें समझनी है, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने मटर के पौधे पे बताया। उन्होंने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल क्या लिया? एक तरीके का। आप देखो इन्होंने दो तरीके का जो पौधे लिया था, इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड। लंबा लिया, बोना लिया, दो लिया। अगर मोनो हाइब्रिड संकर, एक संकर का रेशियो या तो लंबा या तो छोटा। अब देखो एक तरीके का दोनों है, दोनों एक तरीके का है, या तो लंबा ले लो या तो छोटा है, दोनों तरीके का ले लिया, ठीक है। अब देखो दोनों एक तरीके का ले लिया, अब इसको फिर डिवाइड किया तो जो मियोसिस प्रक्रिया हो उसमें दोनों अलग अलग हो गए। जब वो प्रक्रिया हुई, निषेचन की प्रक्रिया हुई, उसके दौरान कोश का विभाजन हुआ तो दोनों अलग अलग हो गए। अब बताओ देखो इसमें किस तरीके का बना? इस टी से ही टी, ये कैपिटल वाला हो गया। इस टी से इस टी से इस टी, ये स्मॉल। ये इस टी से इस टी, और ये देखो चारों इस तरीके के कॉम्बिनेशन बन गए। अब ये कॉम्बिनेशन किस किस तरीके का बना? कैपिटल टी, दोनों कैपिटल है तो ये किस तरीके का होगा? लंबा होगा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी किस तरीके का होगा? लंबा होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा होगा। ये दोनों स्मॉल है, ये छोटा हो जाएगा। तो अगर एक तरीके का हम जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, या तो लंबा या तो छोटा दोनों है, तो उसमें किस तरीके का हमको चीजों को दिखने को मिलती है कि तीन भाग तो लंबा दिखेगा और एक भाग छोटा। जो बाहरी आवरण है, जो बाहरी गुण हमको दिखाई देता है, उसको हम बोल देते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप का क्या मतलब है? जो बाहर हमको दिखाई देता है। तो ये तीन भाग तो दिखाई देगा लंबा और एक भाग दिखाई देगा छोटा। तो इस तरीके से समझ लो, ठीक है। समझ चुके होगे। और जीनोटाइप है जो हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन जीन स्तर पर जो फाइंड आउट होता है कि लंबा है तो कितना लंबा है, छोटा है तो कितना छोटा है, जो जीन स्तर पर है, अंदरूनी स्तर पर है। तो देखो एकदम ये प्योर लंबा है, एक तो एकदम प्योर होगा, दो एक तरीके का मीडियम तरीके का, एक छोटा हो गया। तो जीनोटाइप जो रेशियो होगा वो इस तरीके का बनेगा 1:2:1, और फिनोटाइप जो रेशियो होगा 3:1 होगा। तो दोनों रेशियो याद रखना है, क्योंकि ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल का नियम है उसमें ये बताया गया कि पूछा गया सवाल है कि मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस करवाते हैं तो उनका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा और जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो दोनों चीजें मैंने आपको व्यवस्थित तरीके से समझा दी। कहीं भी कंफ्यूजन हो तो मैसेज करके, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। दो गुणों को लेके चलना, डाई हाइब्रिड या तो खुरदुरा चिकना एक गुण ये हो गया, लाल पीला दूसरा गुण ये होगा, जैसे हमने यहाँ पे समझा था। तो आपको ये चीजें मतलब कि समझ लेनी, किसी भी तरीके का क्रॉस करवा के कौन सा रेशियो बनता है आप समझ सकते हैं। कि कोई भी चार अक्षर है भाई, टी है, टी की जगह कुछ भी ले लो, टी है क्या स्मॉल टी है, अब इसका कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके का बना लो, कैपिटल टी ले लो, स्मॉल टी ले लो, ये टी ले लो, ये टी ले लो, और कुछ भी तरीके का बना लो और उसका क्रॉस करवा लो इसी तरीके से, चार तरीके से उसका फिनोटाइप जीनोटाइप आप निकाल सकते हैं। कोई भी सवाल आए तो इसी तरीके से आप उसका निकाल लेना, ठीक है। ये सब चीजें हम ब्लड ग्रुपिंग में भी देखेंगे, सेम तरीके का होता है। तो अभी यहाँ पे जो मैं समझा रहा जेनेटिक्स वो समझ लो, ठीक है। अब देखो यहाँ तक की चीजें समझ चुके हैं। मैंने आपको क्या बताया कोशिका के लेवल पे। अब दूसरी चीज पे आते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें जो आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं सारा चीज यहीं से शुरू होता है, लेकिन उसका जो बेसिक्स होता है वहीं से हमारे सवाल बनते हैं। तो उनको पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाके पिछले ईयर के सवाल देखो, कहीं भी सवाल देखो, चाहे यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, इवन यूपीएससी तक में यहाँ से सवाल आते हैं, ठीक है। और छोटे एग्जाम में तो आते ही आते हैं, वन लाइनर आते हैं। लेकिन जब आप डिटेल पढ़े रहोगे तो वन लाइनर सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है दरअसल वो कॉन्सेप्ट के से जुड़ी हुई फैक्ट होते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट पता है तो फैक्ट बहुत आसान हो जाते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये एक कोशिका है। कोशिका के अंदर जो है एक गोलाकार संरचना जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं वो पाया जाता है। और ये न्यूक्लियस जो होता है डबल लेयर का होता है। इसके अंदर एक छोटी सी संरचना न्यूक्लियोलस या केंद्रिका पाई जाती है। इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं। और यही न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब कि जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है, इसी के बगल में इस तरीके के द्विकुंडलित मतलब कि इस तरीके की वो संघनित टाइप की मतलब की संरचना पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन जालिका। तो वही ये संरचना है।
सेल का जो वो होता है, मतलब कि न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, उसकी ये संरचना है। ठीक है, तो केंद्रक जो है डबल हेलिक्स टाइप का है। ठीक है, मतलब कि डबल लेयर का है। ये इसमें इस तरीके की संरचना जो है, ये क्रोमेटिन जालिका हो गई, ये केंद्रिका हो जाती है। और यहाँ पे जो लिक्विड भरा है उसको हम न्यूक्लियो प्लाज्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियो प्लाज्म या केंद्रक द्रव्य बोल देते हैं। इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, या केंद्रिका बोल देते हैं। इसको बोल देते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जालिका, क्रोमेटिन। ठीक है, मटेरियल बोल दो, क्रोमेटिन जालिका मटेरियल, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो ये आप समझ चुके हैं। ये जो संघनित टाइप का, ये ऐसे गोला गोला जो संरचना है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन जालिका। और ये जो क्रोमेटिन जालिका है, ये किससे मिलके बनी है? तो ये मिलके बनी होती है, सारा कुछ में मतलब कि जो केंद्र का काम क्या है, ये सारी चीजें जो बेसिक इंफॉर्मेशन सेल के विषय में होती हैं बता चुका हूं, जाके वहां से आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती हैं। डीएनए जो एक आनुवंशिकी पदार्थ है, और जो हिस्टोन है वो प्रोटीन का पदार्थ है, लेकिन वो किसी तरीके से आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता। इन्हीं दोनों को मिला के क्रोमेटिन जालिका कह देते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल कह देते हैं। ठीक है, अब इसके विषय में कुछ लिखित इंफॉर्मेशन, लिखने वाली चीजें मैंने यहाँ पे इसलिए दे दी है कि भाई कहानी बता दो तो कहानी इतना याद थोड़ी रहेगी, तो कम से कम लिखने वाली चीज, हमारे नोट्स में कुछ चीजें भी तो होनी चाहिए जिससे हमको याद रहे। तो वो भी आपको बताना बहुत जरूरी है, हवाबाजी करने से कुछ काम नहीं चलता है। ठीक है, देखो उसके विषय में मैं आपको समझाता हूँ। तो ये क्या है, देखो ये क्रोमेटिन जालिका जो है डीएनए और हिस्टोन से मिलकर बनी होती है। डीएनए पर आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित होती हैं। आनुवंशिक पदार्थ है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सूचनाओं को ट्रांसफर करता है। अब सूचना किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे मैं अपने मेरी शक्ल मेरे फादर से मिलती है, तो ये भी एक तरीके की सूचना ही है। ठीक है, तो इनको ट्रांसफर करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, इसीलिए इसको आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। तो डीएनए एक आनुवंशिक, डीएनए पर आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित होती हैं। जबकि जो हिस्टोन मटेरियल होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, ये गैर आनुवंशिक पदार्थ है जो सभी जीवों में समान रूप से पाया जाता है। हिस्टोन डीएनए को स्थायी और सुरक्षित रखने में सहायक होता है। हिस्टोन जो प्रोटीन है वो डीएनए को सुरक्षित रखेगा और स्थायी तरीके से उसको बांधे रखता है। ठीक है, पादप एवं जंतु कोशिकाओं में केवल डीएनए अकेले नहीं पाया जाता। ये जब भी पाया जाएगा डीएनए, वो हिस्टोन के साथ हमेशा जुड़ के ही पाया जाएगा, क्योंकि जो डीएनए होगा वो सुरक्षित रहेगा, तभी तो काम अच्छे से करेगा। तो कुछ ऐसा पदार्थ जरूर हो जो उसको सुरक्षित रखे, इसीलिए जो हिस्टोन होता है वो सुरक्षित रखता है उसको और स्थायी रखता है। तो ये इसलिए वो दोनों जुड़ के पाए जाते हैं। अब बेसिक बात जो होती है वो मैंने आपको समझा दी कि डीएनए जो होता है हिस्टोन के साथ जुड़ के पाया जाता है। अब देखो इसकी संरचना, डीएनए की जो संरचना होती है वो इस तरीके से होती है। देखो ये जो डीएनए होता है इस तरीके से मतलब कि घुमावदार तरीके का होता है, और इसमें एक डीएनए की दो जो लेयर होती हैं एक दूसरे पर ऐसे ऐसे घूमी घूमी हुई चिपटी होती है, और इस तरीके से डीएनए हमारा बना होता है। अब बताओ, और इसमें जो ये संरचना में बहुत सारा हिस्टोन जो है प्रोटीन अटैच होता है, तो ये आप यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन हो गया। अब जब कोशिका विभाजन होता है या इसको अलग किया जाता है, तो इस तरीके से ये अलग हो जाता है। ठीक है, और ये जो संघनित होकर यहाँ पे जो ये जो बांधे रहता है, ये कौन डीएनए को जो मतलब कि जोड़ के रखता है, ये कौन होता है? इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर। सेंट्रोसोम तो नहीं है, सेंट्रोसोम अलग है। सेंट्रोसोम अलग है जो कोशिका विभाजन में मदद करता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे इनको जो बांधे रखता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसको ड्राइवर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये हमारा जो डीएनए होता है, और ये जब इस तरीके से संघनित होके द्विकुंडलित जो संरचना में बन जाता है, अलग अलग देखो संरचना है, जब ये इस तरीके से बन गया, अगर आप इसको देखेंगे तो ये इस तरीके का फाइनल दिखता है। इसको बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। ठीक है, तो यहाँ तक आप चीजें समझ चुके हैं। अब देखो होता क्या है, पहले जो ये हमारा जो क्रोमोसोम होता है, सबसे पहले एक धागेनुमा संरचना के रूप में होता है, एक धागा जैसा होता है सबसे शुरुआती चरण में। फिर ये क्या बनता है, फिर ये आगे चल के जब ये और ज्यादा मतलब कि मेच्योर टाइप का होता है, तब ये बन जाता है इस तरीके की संरचना, जिसको बोलते हैं गुणसूत्र। ये सेंट्रोमियर के बीच वाला हिस्सा है। और जो क्रोमोसोम का नामकरण किसने किया? डब्ल्यू वाल्टेयर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका नामकरण किया। और बाद में जब कोशिका विभाजन होता है, तो ये हमारा जो क्रोमोसोम है ये अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग हो जाएगा, तो इसको बोल देते हैं क्रोमेटिड्स। तो क्रोमेटिड में बदल जाता है। अब देखो, आप कंफ्यूज मत हो। कंफ्यूज कहाँ हो रहे होगे कि डीएनए क्या है, वो जो जीन क्या होता है, ये क्या है, और जो मतलब कि क्रोमोसोम ये क्या है, सब तो अलग अलग है। हाँ बिल्कुल, ये सब अलग अलग है। वो कैसे है, देखो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखो, एक क्रोमोसोम की संरचना ले लो, ये मान लो क्रोमोसोम हो गया।
एक क्रोमोसोम हो गया, जो गुणसूत्र हमारा जो 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो उस ये गुणसूत्र हो गया। अब इसको देखो, इसको कैसे बताता हूँ। ये गुणसूत्र ना बहुत सारे छोटे छोटे खंडों में बटा होता है। एक जो गुणसूत्र होता है उसमें कम से कम 30 से 40 हजार ये जो खंड पाए जाते हैं, इन खंडों को बोलते हैं जीन। तो ये खंड क्या हो गए, ये हो गए जीन। पूरा का पूरा जो संरचना हो गई वो हो गई क्रोमोसोम। अब इन्हीं जीन पे, इस पूरे जीन पे इस तरीके की कोटिंग लगी होती है, मतलब कि पेंट किया होता है। वो जो पेंट होता है वो होता है डीएनए। तो डीएनए का पेंट है, डीएनए की कोटिंग है। और वो जो खंड है वो 30-40 है, वो जीन है। और पूरी की पूरी संरचना जो है वो क्रोमोसोम है। तो आपसे अगर अनुवांशिकता की इकाई पूछेगा तो सबसे छोटी चीज क्या हो जाएगी, जो सबसे करीब होगी, वो तो हो जाएगा आपका डीएनए ना, कि डीएनए सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा, उसके बाद अगर पूछेगा तो जीन हो जाएगा, और बाद में हो जाएगा क्रोमोसोम। ये है तीनों, लेकिन बस वही है कि सबसे इकाई की बात है कि सबसे छोटी इकाई तो मीटर, उससे बड़ी मतलब कि सेंटीमीटर है, फिर मीटर है, फिर किलोमीटर। तो उसी तरीके से तो सेंटीमीटर सबसे छोटी यूनिट हो गई, उसके बाद जीन, उसके बाद क्रोमोसोम। तो आनुवंशिकता की इकाई ये समझ लो आप। ठीक है, ये तो आपको दिमाग में रखना है। और जीन जो होता है ये किसी भी व्यक्ति में या किसी एक क्रोमोसोम में 30 से 40 हजार डीएनए पाए जाते हैं, वो जीन पाए जाते हैं। और डीएनए की केमिकल कंपोजिशन की कोटिंग होती है इस जो है क्रोमोसोम पे। तो यही तीनों अंतर होता है किनमें, जीन और क्रोमोसोम और डीएनए में। जॉनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीन टर्म दिया। हर एक जीन का अलग अलग रोल होता है, डिपेंड करता है प्रभाविकता के आधार पर कि ये व्यक्ति काला होगा, गोरा होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, शरीर के अंदर कौन सा जीन हमारा प्रभावी है, उसी पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि ये व्यक्ति आगे चल के या किस तरीके का निकलेगा। जो जीन बॉडी में प्रभावी होगा उसी तरीके का व्यक्ति की संरचना बनी होगी। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया, ये सारे स्टेप मैंने जेनेटिक्स के बता दिए। अब फिर मैंने कुछ नोट्स दिए हैं वो भी समझ लो। जीन जो होता है, अब एक ही चीजें पढ़ते चले जाओ। जीन जो होता है डीएनए का एक विशिष्ट खंड है जो किसी खास आनुवंशिक गुणों को निर्धारित करता है। आनुवंशिक गुण की ही बात हो, चाहे डीएनए हो, चाहे क्रोमोसोम हो, चाहे जीन हो, सब आनुवंशिक गुणों की ही इकाई है। आप समझ रखना जो मैंने बताया अंतर आपको, कि एक भाई क्रोमोसोम ले लो, एक व्यक्ति में जो होता है, चाहे मनुष्य है, सब में क्रोमोसोम की संख्या होती है वो अलग अलग पाई जाती है। मनुष्य में कितने जीन पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, आप बताओ ना। तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 के जोड़े में होते हैं। तो एक व्यक्ति में जो होता है 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो व्यक्ति होते हैं 23 जोड़े मतलब 46 टोटल। तो इन्हीं जोड़े में एक जोड़ा आप ले लो क्रोमोसोम का इस तरीके का, तो उसको खंडों में बांट डालो, तो ये सब खंड जो 30-40 हजार हो जाते हैं, 25 से 30-40 हजार कहीं भी, मतलब इतने के करीब। तो ये क्या है, ये सब जीन है। और इन पे जो लेयर की कोटिंग की गई है वो सब क्या है, वो डीएनए है। तो यही समझ लो। ठीक है, और ये सब आनुवंशिकता की इकाई है। ठीक है, जीन डीएनए का एक विशिष्ट खंड है जो किसी खास आनुवंशिक गुणों को निर्धारित करता है। मानव शरीर में लगभग 25 से 30 हजार जीन पाए जाते हैं। डीएनए हिस्टोन के साथ संगठित होकर गुणसूत्रों का निर्माण करता है। वही बात है, जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। ठीक है, जीन आनुवंशिकता की इकाई है तथा आनुवंशिक गुणों का वाहक है। सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई, सब चीज वही लिखी हुई है। दिमाग लगा के एक बार पढ़ते जाना, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, गुणसूत्र जो होते हैं जीनों के वाहक हैं, बिल्कुल सही बात है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति का वाहक है। कुछ भी आए सब एक ही बात है, गुणसूत्र हो, जीन हो। लेकिन तीनों में अगर ऑप्शन हो तो आप सबसे पहले डीएनए को मारेंगे, उसके बाद जीन को मारेंगे, उसके बाद क्रोमोसोम को मारेंगे। ठीक है, अगर इस तरीके का कि आनुवंशिकता की इकाई कौन सी है, तो पहला ऑप्शन आप डीएनए को रखेंगे, फिर उसके बाद जीन को, फिर क्रोमोसोम को। गुणसूत्रों का निर्माण कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में होता है। समानता कोशिका में क्रोमेटिन जालिका पाए जाते हैं। डीएनए कोशिका में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, वो हिस्टोन के साथ जुड़ के पाया जाता है। अब कुछ फैक्ट हैं जो हमारे वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी दिमाग में रखना। डीएनए को सबसे पहली बार किसने देखा, तो डीएनए को सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर द्वारा डीएनए को सबसे पहली बार पस सेल, जो मवाद की कोशिका होती है उसमें, डेड सेल जो मवाद की कोशिका थी उसमें देखा गया कि भाई ये क्या है। तो उन्होंने देखा कि उसके न्यूक्लियस को अलग किया और उन्होंने पाया कि ये जो है डीएनए है। तो सबसे पहली बार किसने देखा, जो डीएनए है उसको फ्रेडरिक मिशन ने सबसे पहली बार देखा, कहाँ, मवाद की कोशिका में। उसके बाद टीएच मॉर्गन ने सबसे पहले क्रोमोसोम की संरचना एवं कार्य के बारे में बताया। सब कुछ देखो अलग अलग है, किस तरीके से सवाल पूछा जाता है जवाब आपको उसी तरीके से हो। सबसे पहले किसने देखा, तो फ्रेडरिक मिशन ने पसल से देखा। टीएच मॉर्गन ने क्रोमोसोम की संरचना और कार्य के विषय में बताया। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहाँ से देखा, जो एक फ्रूट फ्लाई होती है, फ्रूट फ्लाई में जो फलों के ऊपर मतलब कि मक्खी बैठी नहीं रहती, तो उसको फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। उसका नाम था ड्रोसोफिला मेलांगोस्टर। ये फ्रूट फ्लाई की बात कर रहा। अब आपके पास घरेलू मक्खी आ जाए ऑप्शन तो वो गलत हो जाएगा। फल पर बैठने वाली मक्खी मतलब कि ऑप्शन होना चाहिए। घरेलू मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है वो अलग है, उसका मस्का डोमेस्टिका है। ठीक है, म्यूस्का डोमेस्टिका।
ठीक है, तो उसका जो वैज्ञानिक नाम है म्यूस्का डोमेस्टिका है, ठीक है, तो वो अलग है। और ये जो है, जो फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला मेलंगोस्टर, तो ये अलग है। इस पे एक्सपेरिमेंट किया और यहीं से उन्होंने क्रोमोसोम निकाला और उसकी संरचना एवं कार्य के विषय में सारा कुछ बताया। अरविंद खुराना एक व्यक्ति हैं जो भारतीय हैं, उन्होंने डीएनए को लैब में सिंथेसिस किया आर्टिफिशियल रूप से। तो आपसे पूछा जाएगा डीएनए को जो लैब में या प्रयोगशाला में किसने सिंथेसिस किया या किसने संश्लेषित किया, तो उनका नाम है अरविंद खुराना, ये दिमाग में रखना। डीएनए को अंतः पात्र में किसने बनाया, ये भी सवाल पूछा जाता है, तो आप बताएंगे डीएनए को अंतः पात्र में आर्थर कोनबर्ग ने बनाया। सारे जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो भी देता जा रहा। अब आ जाते हैं गुणसूत्र पे। देखो गुणसूत्र जो होता है किसी भी प्रजाति में, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई भी प्रजाति हो, सब में निश्चित होता है, ठीक है। अब 23 गुणसूत्र अगर मानव में पाए जाते हैं तो पाए जाते हैं, वो दुनिया का कोई भी मानव हो उसमें 23 ही पाए जाएंगे। आपसे सवाल इसमें बन जाता है किस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये दिमाग में रखना है। मटर में 7 जोड़े पाए जाते हैं, मानव में 23 जोड़े, मटर में 7 जोड़े, फ्रूट फ्लाई में 4 जोड़े, आलू में 24 जोड़े, बंदर में 21 जोड़े, चिंपैंजी में 24 जोड़ा। ये बहुत सारा है लेकिन छोटा मतलब कि कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब हमारे शरीर में जो 23 जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र के, तो वो 23 जोड़े में जो 22 जोड़ा होता है ना, 22 जोड़ा और एक जो जोड़ा होगा वो अलग होगा। जो औरतें होती हैं और जो पुरुष होते हैं उनमें 22 जोड़े जो होते हैं वो सेम तरीके के होते हैं, जिनको बोलते हैं ऑटोसोम, जिसको बोलते हैं कायिक गुणसूत्र, ठीक है। जो 22 पेयर होते हैं, जो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों में एक तरीके के होते हैं। लेकिन एक जोड़ा जो होता है, जो मतलब कि वो अलग होता है। जो मेल में एक जोड़ा होता है उसको वो होता है एक्स और वाई, और जो फीमेल में होता है उसको डिनोट करते हैं एक्स से और वाई से। और जो फीमेल में होता है दोनों एक तरीके का होता है, एक्स एक्स बोलते हैं। ये फीमेल का साइन है और ये मेल का साइन है, ठीक है। तो जो 23 जोड़े इस तरीके से होते हैं। ये जो 23 जोड़े कायिक गुणसूत्र हैं, जो 22 जोड़े हैं, ये हमारे शरीर की संरचना बनाते हैं, शरीर का वृद्धि विकास करते हैं। और ये जो मतलब कि सेक्स क्रोमोसोम है, जो लैंगिक गुणसूत्र है, जो एक पेयर है जो डिफरेंट है मतलब कि मेल में और फीमेल में, ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम को डिसाइड करते हैं, उसकी सब चीजें बताते हैं, बनाते हैं कि ये मेल आज जो पैदा होगा वो लड़की पैदा होगी कि लड़के पैदा होंगे, वो यहीं से डिसाइड होता है। अब देखो जो औरतें होती हैं उनका गुणसूत्र सेम तरीके का एक्स एक्स है, और जो पुरुष है उसका एक्स और वाई है। तो डिसाइड कौन कर रहा, डिसाइड यही कर रहा जो पुरुष का गुणसूत्र है, वही डिसाइड करता है कि सेक्स किस तरीके का होगा, वो महिला होगी कि पुरुष होगा। अगर एक्स है तो एक्स के अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो वो लड़की पैदा होगी, अगर वाई है तो वो लड़का पैदा होगा, ये होता है, ठीक है। तो ये हम चीजें समझेंगे, ठीक है, वो जो कोशिका विभाजन के दौरान और समझेंगे। अब देखो क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो अगर 46 क्रोमोसोम है और वो बढ़ते नहीं है, 46 के 46 रहते हैं, जैसे जाइगोट हो गया। जाइगोट किस तरीके की संरचना है, तो एक तरीके की वो जाइगोट जो है डिप्लॉयड सेल है, मतलब कि उसमें 46 गुणसूत्र पूरे हैं। हैप्लॉयड सेल में क्या है, इसमें आधे गुणसूत्र होते हैं। जैसे जो मेल का टेस्टिस होता है उसमें से जो मतलब कि क्या बोलते हो, जो मतलब कि स्पर्म सेल होती है, स्पर्म सेल में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो फीमेल की ओवम होती है उसमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इनको हैप्लॉयड सेल बोलते हैं क्योंकि इनमें आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये जब मिल जाते हैं तो ये मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जिसको डिप्लॉयड सेल बोला जाता है, जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ये भी थोड़ी चीजें हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। कोशिका के प्रकार किस और किस तरीके से हैं, दैहिक दैहिक कोशिका किसको बोलते हैं, जो मैंने 22 बताया आपको, जो ऑटोसोम्स होते हैं ये बताया मैंने आपको। यहाँ पे ऑटोसोम 22 पे बताए थे कि इनको कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं। और ये सोमैटिक सेल भी इनको बोलते हैं। ये हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए जिम्मेदार होती हैं। और वहीं पे जो मैंने आपको सेक्स क्रोमोसोम बताया, जो एक पेयर बताया, ये रिप्रोडक्टिव सेल या जर्म सेल होती है, प्रजनन कोशिका होती हैं, जो सेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में रहते हैं, मेल के टेस्टिस में, फीमेल की ओवरी में, और यही हमारा जो लिंग होगा उसका निर्धारण करते हैं। तो ये सारी चीजें आप समझ चुके हो, ठीक है। अब आ जाते हैं डीएनए पे। देखो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा, तो ऐसा ना मत समझना कि भाई जल्दी जल्दी बोल के निकले जा रहा। आपके पास तो ऑप्शन है ना कई बार देखने का, कई बार समझने का, तो उसके हिसाब से समझो। यूट्यूब पे 50 घंटे बकवास करता रहूं, एक ही चीज को 4 बार रिपीट करके आपको बताता रहूं, तो आपका उद्देश्य तो इसमें फुलफिल नहीं होगा ना, आप ही का तो नुकसान होगा। अगर नहीं समझ में आती तो मैसेज करके पूछ लो, नहीं तो बार बार रिपीट करके समझ लो। ऐसा कुछ नहीं, इसमें तीरंदाजी वाला काम है ही नहीं। कोई भी सब्जेक्ट बहुत इतना मतलब कठिन नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से पढ़ो तो चीजें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। जितना टाइम दोगे उतना ही चीजें समझ में आएंगी। और जो मेरा पढ़ाई का मतलब कि तरीका है वो थोड़ा सा इसी तरीके का है कि ज्यादा फालतू बात नहीं, टू द पॉइंट बताओ, जिससे जो बच्चे हैं उनका भला
हो, ठीक है। तो इधर उधर की बातें नहीं करके डायरेक्ट मैं पॉइंट की ही बातें करता हूँ, और ऐसा नहीं कि बहुत उलझाऊ तरीके का बताता हूँ, सिंपल बताता हूँ, आपकी समझ में वो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो डीएनए जो मैंने बताया कि इस तरीके की संरचना होती है। अब एक डीएनए की जो है दूसरे मतलब कि उस पे जो अटैच रहता है इस तरीके से, सांप जैसे घूमे हुए एक दूसरे पे लिपटे रहते हैं। इस जब सांप जैसे घूमे हुए इसको बोलते हैं कुंडलित, ठीक है, हेलिकल बोलते हैं। ये जो इस तरीके की संरचना है एक दूसरे पे घूमे हुए, इसको हेलिकल बोलते हैं, कुंडलित बोलते हैं। अब ये डबल है तो इसको बोल देंगे डबल हेलिकल मॉडल, दोहरी कुंडलित संरचना है। ये बात किसने बताई कि डीएनए की जो संरचना है वो डबल हेलिक टाइप की है, दोहरी कुंडलित है? तो इनका नाम है वाटसन एवं क्रिक। इनको जो है इसी बात के लिए 1953 में इन्होंने बताया। अब बाद में इसी बात के लिए कि इन्होंने ये बताया, इनको मिला 1962 में नोबल। तो ये आपको याद रखना कि डीएनए की जो संरचना किसने बताई, तो डबल हेलिक किसने बताई, तो उनका नाम है वाटसन एवं क्रिक। अब देखो डीएनए की संरचना सब सारी चीजें समझ चुके हैं। अब डीएनए में होता क्या क्या है ये भी तो समझ लें। डीएनए समझ गए, जीन समझ गए, अब हमको ये समझना है कि डीएनए किन चीजों से मिल के बना होता है। हमने जीन समझ लिया, क्रोमोसोम, डीएनए, दुनिया भर की चीजें समझ ली कि क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ जो मतलब जेनेटिक्स का बेसिक्स होता है वो सब समझ लिया। आपको हमको समझना है कि डीन जो डीएनए होता है ये किन चीजों से मिलके बना होता है। तो डीएनए जो होता है एक तरीके का पॉलीन्यूक्लियोइड होता है। अब पॉलीन्यूक्लियोइड का क्या मतलब है? पॉलीन्यूक्लियोइड एक तरीके का किन किन चीजों से बना होता है आप तब समझ जाएंगे। और पॉली का मतलब है कि बहुत सारा, और न्यूक्लियोटाइड मतलब एक इकाई। तो ये पॉली जो डीएनए है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है, जिसकी एक यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब बहुत, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड जैसे होता है ग्लूकोज। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तो इस ये जो डीएनए होता है ये पॉली न्यूक्लियोटाइड है। और न्यूक्लियोटाइड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, और उसकी एक इकाई को हम समझ लेंगे। तो डीएनए इन्हीं तरीके के न्यूक्लियोटाइड से, बहुत न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो एक यूनिट जो है न्यूक्लियोटाइड है पॉली की, तो डीएनए पॉली न्यूक्लियोटाइड तरीके की एक संरचना है। तो न्यूक्लियोटाइड अब क्या है? न्यूक्लियोटाइड ये डीएनए जो है अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दे, एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, तीन, इस तरह के अगर बहुत सारे जोड़ दो तो वो जाके क्या बन जाएगा? वो डीएनए बन जाएगा। और इसी को बोल देते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है वो समझ लो। देखो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो उसमें होता है डाईऑक्सीराइबोस शुगर, दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस। ये तीनों संरचनाएं जहां पे पाई जाती हैं उसको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है। अब इन तीनों चीजों से मिलके अब इनको कई बार मल्टीप्लाई करते जाओ तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा और वही डीएनए हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब में होता क्या क्या है वो समझना है। जो डाईऑक्सीराइबोज है एक तरीके का जाइबोज या सुगर ही है, ठीक है, मतलब कि सुगर है। तो ये किस तरीके का P5A, इसका सूत्र क्या होता है? P5H10O4, ये डीएनए के अंदर होता है। और जो अगर आरएनए है तो जो राइबोज शुगर होता है उसमें उसमें पेंटोज शुगर होता है, C5 हो जाता है, H10O5 यहाँ पे O4 है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। आरएनए क्या है वो अलग बताऊंगा। फॉस्फेट ग्रुप जो इसमें पाया जाता है वो H3PO4 जो फॉस्फेरिक एसिड होता है वो पाया जाता है। देखो डायरेक्ट सवाल आपसे इस तरीके का हो सकता है ना पूछे, लेकिन ये सब चीजें दिमाग में रहेंगी तो सवाल कभी गलत नहीं होगा, इतना मुझे पता है कि। और देखो इसमें ये चीज, दो चीजें हो गई न्यूक्लियोटाइड में, एक डीआईसी राइबोस शुगर हो गया और दूसरा फॉस्फेट ग्रुप हो गया, और तीसरा क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। तो तीसरा क्या पाया जाता है हमारे इसमें, क्या कहते हैं डीएनए में? नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनीकरण क्षार, और उसमें चार तरीके के क्षार होते हैं। एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन, और तीसरा होता है साइटोसिन, और चौथा होता है थाइमिन। ये चारों चीजें होती हैं, और ये चारों चीजें में एडेनिन जो है थाइमिन से जुड़ता है, और ग्वानिन जो है साइटोसिन से जुड़ता है। एडेनिन और ग्वानिन मतलब थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और जो जी है मतलब कि ग्वानिन है और साइटोसिन है, इनके बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब में ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह करके ये जो मतलब डीएनए है इसी में ऐसे ऐसे मतलब कि ये संरचनाएं पूरी तरीके से लिपटी हुई होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ए किससे जुड़ता है? टी से, और टी किससे जुड़ता है? ए से, फिर जी किससे जुड़ता है? सी से, सी किससे जुड़ता है? जी से, टी किससे जुड़ता है? इसी तरीके से पूरा का पूरा लेयरिंग जो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना इसी कोडिंग फॉर्म में होती है, इसको कोड बोलते हैं। ये जो कोड है इसको ट्रिपलेट कोड बोलते हैं, तीन तीन के कोड में होता है ये सब चीजें। ये इसी डीएनए में जो है ऐसे लिपटे हुए रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड होता है, और इन्हीं से मिलकर जो है कई न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तो वो बन जाता है डीएनए, ठीक है। अब ये देखो ये थोड़ा सा ये भी समझ लो। आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए पर नाइट्रोजन क्षार के ट्रिपलेट कोड के रूप में होती हैं। ट्रिपलेट कोड 64 प्रकार के होते हैं। इसको बनाते जाओगे तो भाई
जो है ये 64 प्रकार का बनता चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हमने डीएनए के विषय में समझ लिया। और देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें। अब आरएनए भी समझ लोगे तो यह चैप्टर हमारा पूरा हो जाता है। आनुवंशिक सूचनाएं तथा शारीरिक लक्षण ट्रिपलेट कोड के विशेष क्रम द्वारा निर्धारित होते हैं, जिन्हें जीन भी कहते हैं। अब यही जिस तरीके का होता चला जाएगा कोड, उसी तरीके का व्यक्ति होता चला जाएगा, उसका शरीर का ढांचा उसी तरीके का, सब कुछ उसका उसी तरीके से होता चला जाएगा। यही कोडिंग जिसमें डिफरेंट होगी वो दूसरे तरीके का। हर व्यक्ति की कोडिंग अलग अलग होती है, इतना दिमाग में रखना। तो सब व्यक्ति जो है अलग तरीके से ही होंगे, चाहे वो माँ बाप क्यों ना हो हमारे, या बेटा क्यों ना हो उनका, सबका कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंट हो जाएगा, जिससे वो व्यक्ति भी डिफरेंट हो जाए। नहीं टू द फोटो कॉपी ही ना हो जाए, 90% सेम है, लेकिन 1% जो डिफरेंट हो उसमें भी बहुत सारी भिन्नताएं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है उस 1% में, 1% से भी कम में सब कुछ बदल जाता है। तो यही जो कोड है, ट्रिपलेट कोड है, इन्हीं का जो विशिष्ट लक्षण होता है, इन्हीं के जो अगर क्रम है, उसी से सारा कुछ डिसाइड होता है कि हमारा जो शरीर का लक्षण होगा या आनुवंशिक सूचनाएं होंगी वो किस तरीके की होंगी। ठीक है, तो अब देखो डीएनए की जब फोटोकॉपी बनती है या प्रतिलिपि बनती है कई बार, तो डीएनए से आरएनए बनता है। तो जो डीएनए से आरएनए की जो बनने की प्रक्रिया उसको बोलते हैं अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। ये यूपीएससी में सवाल पूछा गया है, तो आपको दिमाग में रखना है। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रूपांतरण या ट्रांसलेशन। ये एमआरएनए के द्वारा बनता है। तो प्रोटीन क्या करता है, शरीर में संरचना का निर्माण करता है, यही सब काम प्रोटीन करता है। तो बस मुझे ये 2 टर्म बताने थे। आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है, या प्रोटीन बनने की जो अंतिम प्रक्रिया है, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, ये है। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्टॉन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो आरएनए क्या होता है। आरएनए भी सेम तरीके का, जैसे डीएनए सेम तरीके से आरएनए। डीएनए जो होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और जो आरएनए होता है इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये है सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड, इनमें डाईऑक्सी नहीं होता है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। जैसे डीएनए जो होता है डबल हेलिक होता है, डबल, उसमें दो संरचनाएं होती हैं। तो जो आरएनए होता है उसमें सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। ये शुगर जो होता है इसका पेंटोज शुगर होता है, उसका डाईऑक्सी शुगर होता है, जो हमने पढ़ लिया। जो शुगर होता है इसका पेंटोज होता है, राइबोज होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है C5H10O5। इसमें जो नाइट्रोजनस बेस फास्फेट ग्रुप भी होगा इसके न्यूक्लियोटाइड में, और नाइट्रोजनस बेस भी होगा। तो जिसका जो नाइट्रोजनस बेस होता है, एडेनिन, ग्वाइडनिन, साइटोसिन, यहाँ तक तो होता है, लेकिन इसमें थायमीन जो है नहीं होता। उसकी जगह पे जो संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं यूरेसिल। तो ठीक है, तो दिमाग में रखना कि यहाँ पे जो संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं यूरेसिल। ठीक है, अब देखो आरएनए के विषय में थोड़ी इंफॉर्मेशन है, वो समझ लो तब हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखो डीएनए आरएनए एक कुंडली संरचना है, जिसमें थायमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, तथा डीआईसी राइबो शुगर के स्थान पर राइबो शुगर पाया जाता है, जो मैंने बताया। आरएनए जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। अब यही आरएनए तीनों मिल जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। तीनों आरएनए जो है मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये भी दिमाग में रखना, कोई एक आरएनए मिलके नहीं, तीनों आरएनए मिलके ही मतलब कि जो है उसका निर्माण करते हैं प्रोटीन का। जो आरएनए होता है इसका काम होता है, ये आनुवंशिक मटेरियल तो है, जेनेटिक रोल तो है इसका, लेकिन ये साथ साथ प्रोटीन का भी निर्माण करता है। और जो डीएनए होता है उसका रोल केवल जेनेटिक ही होता है। तो ये भी दिमाग में रखना। वायरस के अंदर कुछ जेनेटिक रोल भी प्ले, वायरस जो आरएनए है ये वायरस के अंदर कुछ जेनेटिक रोल भी प्ले करता है। जेनेटिक रोल का मतलब है, जैसे रेट्रो वायरस आपने सुना होगा कि ये जो रेट्रो वायरस होते हैं वो आरएनए की वजह से ही होते हैं। ठीक है, तो ये अभी ये सारी चीजें जब हम डिजीज पढ़ेंगे ना वहां पे बताऊंगा अच्छे से। अब देखो आरएनए जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। एक को बोला जाता है एमआरएनए, दूसरे को आरआरएनए, तीसरे को टीआरएनए। एमआरएनए का मतलब है कि मैसेंजर आरएनए, जो सूचनाओं को पहुंचाएगा, तो मैसेंजर आरएनए। जो आरएनए होगा इसको राइजोजोमल आरएनए बोलेंगे, राइजोजोमल आरएनए। ठीक है, जो राइजोम का निर्माण करेगा। और तीसरा जो होगा जो टीआरएनए, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, ये एक जगह से दूसरे स्थान पर चीजों को ले जाएगा, ट्रांसफर आरएनए। तो जो एमआरएनए होता है ये क्या करता है, आनुवंशिक सूचनाओं या डीएनए की आनुवंशिक सूचनाओं को राइजोजोम तक पहुंचाता है, मैसेंजर तरीके का काम करता है, जहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरआरएनए क्या काम करता है, ये राइबोसोम का निर्माण करता है, प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण करता है। और जो टीआरएनए होता है ये अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण के स्थान तक पहुंचाता है। यह सबसे छोटा आरएनए होता है, और यही तीनों मिलकर फिर फाइनली प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं, और हमारे शरीर का उसी से विकास होता है। तो ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। जीन को आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं। जीन को, क्रोमोसोम को,
डीएनए को, कुछ भी कह लो। और ये जो जीन होता है इसके 4 अनिवार्य अभिलक्षण होते हैं। कौन कौन से? एक तो ये अपनी प्रतिकृति बताता है, मतलब फोटोकॉपी कई बार अपने तरीके की चीजें बनाता है, ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करता है, आनुवांशिक सूचनाओं को अभिव्यक्त करता है प्रोटीन के निर्माण द्वारा, ठीक है, तो ये भी दिमाग में रखना। उत्परिवर्तन सबसे मतलब कि बेसिक लक्षण और सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण जो जीन का है वो यही उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का क्या मतलब है कि अचानक बदलाव जो है, जो आनुवंशिक सूचनाओं में या समानता प्रदूषण या विकिरण के कारण म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन आपने सुन रखा है कि कुछ म्यूटेशन होता है। अगर म्यूटेशन ना हो तो वो भी खतरनाक है, अगर म्यूटेशन ना हो तो उसका विकास ही नहीं होगा। लेकिन म्यूटेशन कई बार अगर जो है प्रदूषण या विकिरण के कारण हमारे शरीर में कुछ चेंज आ जाता है, जैसे कहते नहीं म्यूटेशन हो गया, म्यूटेंट आप बन गए, एक मतलब कि दूसरा दूसरा तरीके का जीव बनता चला जा रहा, वो जो हो जाएगा तो हमारे लिए शरीर के लिए खतरनाक भी हो जाता है। लेकिन अगर ये ना हो, अगर अच्छी तरीके से हो, तो ये जो मनुष्य है उसका वृद्धि और विकास करते हैं। दूसरे तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं लाएंगे तो विकास कैसे होगा? नहीं तो हम सेम तरीके से जीते ना चले जाएं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तभी आती है जब म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा जेनेटिक्स का जो चैप्टर है ना, यहाँ पूरी तरीके से मैंने आपको अच्छे से समझा के कंप्लीट कर दिया। अब कुछ इन्फॉर्मेशन और है, एक पेज में है, जल्दी से जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट होता है उसमें थोड़ी सी पूछी जाती है, वो मैंने यहाँ पे आपको देख दी। अगर रेड बायोटेक्नोलॉजी है तो उसको बोलेंगे कि ये बायोटेक्नोलॉजी की शाखा है, तो उसको मानव और जीव जंतु के विषय में उसका अध्ययन किया जाएगा। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कृषि और पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत समुद्र से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाता है। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी में औद्योगिक प्रयोग से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाता है। येलो बायोटेक्नोलॉजी में कीट से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। डीएनए जो जीनोम होते हैं उनका अध्ययन जो कहलाता है जीनोमिक्स कहलाता है। आरएनए का जो अध्ययन है ट्रांसक्रिप्टॉन जो है वो क्या कहलाता है? जो डीएनए से आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, या ट्रांसक्रिप्टॉन जो होते हैं उनका अध्ययन जो होता है ट्रांसक्रिप्टोमिक्स के अंतर्गत किया जाता है, ट्रांसक्रिप्टोनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। और जो प्रोटीन होते हैं इनको प्रोटोनोमिक्स के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। तो ये दिमाग में रखना जो मैंने अभी पीछे चीजें बताई। जो गोल्डन राइस होता है, ये अगर राइस जो चावल होता है उसमें अगर बीटा कैरोटीन जीन मिला दिया जाए तो ये विटामिन ए इसमें पाया जाता है, तो वो उसको कहते हैं गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस जो है राइस होता है, तो मतलब कि चावल होता है और उसमें बीटा कैरोटीन जीन मिलाया जाता है। स्टेम सेल क्या होती है? एक विशेषीकृत तरीके की कोशिकाएं होती हैं जो लंबे समय तक विभाजित होने और विशेष कोशिकाओं को पैदा करने की क्षमता रखते हैं। स्टेम सेल का मतलब है कि ऐसी कोशिका जिससे हम दूसरी कोशिकाएं फिर से बना सकते हैं। और जब कोशिकाएं बहुत मेच्योर हो जाएंगी ना तब नहीं बना पाएंगे, लेकिन भ्रूण के स्तर पर अगर वो कोशिकाएं होती हैं तो उनसे हम दूसरे तरीके के सेल डेवलप कर पाते हैं। भ्रूण जो स्तंभ बात, ये अब टेक्नोलॉजी का पार्ट है, वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है बेसिक वाले में, वो बाद में पढ़ना है, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी मेंस के लिए पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। भ्रूण स्तंभ कोशिकाएं, दो जो स्टेम सेल होती है दो तरीके की होती हैं। एक भ्रूण स्तंभ कोशिकाएं होती हैं जो टोटीपोटेंट होती हैं, प्लूरीपोटेंट होती हैं, और जो वयस्क स्तंभ कोशिकाएं होती हैं मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट होती हैं। यहीं पे चेंज करके हम जो है नई कोशिकाएं बना सकते हैं। अगर कोई किसी का अंग खराब हो जाता है तो उसमें हम पूरी तरीके से जो है नई कोशिका बना सकते हैं, उसके अंगों को बना के उसी के हिसाब का उसमें जोड़ सकते हैं। टूटी पोड़ने के स्तर पे तो हम पूरे नया नया जीव बना सकते हैं, लेकिन ये बैन है, इसको बनाने नहीं दिया जाता है, नहीं तो वो उसी तरीके से जैसे मैं हूँ। अब अगर मेरा टूटी पोटेंट स्तर पर, भ्रूण स्तर पर अगर जो जीन है संरक्षित कर लिया जाता सेल का, तो उससे मेरे जैसा दूसरा व्यक्ति बना लेते हैं, तो ये तो अवैध काम है ना। तो इसलिए ये अवैध है टूटी पोटेंट स्तर पर। बाकी प्लूरी पर ये पॉसिबल है कि जो कोशिकाएं होती हैं या जो मतलब कि कुछ कोशिका विभाजन के दौरान ऐसी संरचनाएं बना लेना जिससे अगर किसी व्यक्ति में कोई कमी आती है तो उसके स्थान पर दूसरा जो अंग है उसको जोड़ा जा सके बना के, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देश का पहला स्टेम सेल कोशिकीय अनुसंधान कहाँ है? हैदराबाद का जो सीसीएमबी है, क्या क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी करके है, वहीं के मतलब उसी के सेंटर में देश का पहला स्टेम सेल कोशिका अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। 2009 में एनडीआरआई द्वारा विश्व का प्रथम भैंस क्लोन बनाया गया जिसका नाम है गरिमा। अब देखो 44 मिनट क्लास में मैंने बहुत जल्दी जल्दी तो करवाया है, ये तो मतलब कि मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कई लोग इसको 6-6 7-7 घंटे में करवाते हैं। वो आपको ये नहीं समझना है कि हमारी समझ में नहीं आया है, धीरे धीरे करके। और जो मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, सामने रख लेना, 2-3 बार सुन लेना, अगर मतलब कि टाइम हो जिस तरीके का, नहीं तो पीडीएफ पढ़ लोगे और एक बार भी सुन लोगे तो समझ में आ जानी है चीज़ें। टेलीग्राम का जो लिंक है मेरे जो मतलब कि यूट्यूब का बायो है उस पर लिंक टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, हर चीज़ का दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ ले सकते हो। नहीं तो 9667305679 नंबर पर मैसेज करके
व्हाट्सएप करके इसकी पीडीएफ ले लेना, सामने रख के सुन लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जेनेटिक्स वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जेनेटिक्स से ही जुड़ा हुआ कोशिका विभाजन, उससे भी सवाल आते हैं, वो कंप्लीट कर दूंगा। फिर जो है हम पहुंच जाएंगे किस पे, जो टिश्यू होता है उस चैप्टर पे भी धीरे धीरे करके हम सारी चीजें कर लेंगे। कुछ भी छूटेगा नहीं बायोलॉजी में, इतना दिमाग में रखना। 35-30 मैक्सिमम 30 क्लासेस, 25 से 30 क्लासेस में हम पूरी बायोलॉजी अच्छे से कवर कर लेंगे। आप दिमाग में ये मत रखना कि कुछ इसने छोड़ दिया है। और जो फैक्ट छूटेंगे, देखो कॉन्सेप्ट तो नहीं छूटने वाला, कुछ फैक्ट हो सकते हैं छूट जाए। आपकी बायोलॉजी की शाखा होती है, जैसे इस तरीके की चीजें होती हैं जो एकदम फैक्चुअल, उसमें जीरो दिमाग लगाने वाला है कि तो उन सबकी लिस्ट दूंगा, एक बार जल्दी से बोल दूंगा, वो भी सुन लेता, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं पढ़ा रहा तो ढंग से ही पढ़ाऊंगा, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। लेकिन एक बार जब आप यहाँ पे कर लोगे, फिर आपको कहीं भी घूमने या कोई भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चाहे जिस लेवल की कोचिंग हो, चाहे वो यूपीएससी की भी कोचिंग हो ना, उसमें भी इतना नहीं पढ़ाया जाएगा जितना मैंने आपको ढंग से पढ़ा दिया है। चाहे पीसीएस लेवल की हो, छोटे लेवल की हो, सब कुछ जल्दी जल्दी आपको कवर करवा दिया। एक भी फैक्ट नहीं छोड़ूंगा, कॉन्सेप्ट तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।